प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी वर्सिटी में। और सहायक समीक्षा अधिकारी के दूसरे चरण में प्रवेश करने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी दुआ है, आशीर्वाद है कि आप इस चरण को भी क्वालिफाई करें और अंतिम चरण में रैंकर बने। जैसा कि आप जानते हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी के मुख्य परीक्षा में एक पर्चा पत्र लेखन का होता है। और पत्र लेखन कोई साधारण पत्र लेखन नहीं है, बल्कि वो सरकारी पत्र लेखन है। और वह सरकारी पत्र लेखन आपको निश्चित सफलता दिलाकर रैंकर बना सकती है, अगर आपने सही तरीके से उसकी तैयारी कर ली तो। आज की इस कक्षा में हम लोग उस पत्र लेखन की बात करेंगे और साथ ही पत्र लेखन के उस उदाहरण और उसके प्रारूप पर भी चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि सहायक समीक्षा अधिकारी में पत्र लेखन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्यों महत्वपूर्ण होती है? क्योंकि जब आप इसमें सफल हो जाएंगे, जब आप इस पद को ज्वाइन कर लेंगे, तो आप ही सबसे ज़्यादा पत्रों के प्रारूप पर बात करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे, लेटर राइटिंग करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपकी जिम्मेदारी इसमें बढ़ जाती है। तो फिर क्यों नहीं इस पत्र को अच्छे तरीके से समझ लें, क्यों नहीं इसको अच्छी तरह से जानकर इसके अच्छे तरीके से प्रारूप को समझकर इसको लिखना शुरू कर दें। तो आज की इस कक्षा में हम पत्र आलेखन, पत्र प्रारूपण और उसके उदाहरणों पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी पत्र कई प्रकार के होते हैं। पहले तो हम लोग पत्रों की बात कर लें तो हमारे यहाँ पत्रों के रूपों में एक व्यक्तिगत पत्र होता है, सामाजिक पत्र होता है और सरकारी पत्र होता है। तो सामाजिक पत्र को सरकारी पत्र नहीं कहा जा सकता, व्यक्तिगत पत्र को भी हम सरकारी पत्र नहीं कह सकते। अगर हमने कोई एप्लीकेशन लिखा है किसी अधिकारी को, तो वो भी सरकारी पत्र के रूप में नहीं आएगा। सरकारी पत्र हम उस पत्र को कहेंगे जो पत्र सरकारी विभाग में सरकारी पद पर रहते हुए सरकारी विभाग को या सरकारी पद को लिखा जाए, अर्थात पद से पद को लिखा हुआ पत्र या सरकारी प्रयोजन हेतु, कार्यालयी प्रयोजन हेतु या सरकारी हेतु जो भी पत्र किसी अधिकारी द्वारा किसी दूसरे अधिकारी को, किसी मंत्रालय द्वारा किसी दूसरे मंत्रालय को, किसी विभाग द्वारा किसी दूसरे विभाग को लिखा जाता है, उसे हम सरकारी पत्र कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत पहचान बिल्कुल नहीं होती, बल्कि सरकारी प्रयोजन के लिए, सरकारी उद्देश्य के लिए इन पत्रों को लिखा जाता है। अब जाहिर सी बात है कि सरकारी पत्र सरकारी प्रयोजन के लिए लिखे जा रहे हैं, तो उसमें एक निश्चित प्रारूप होगा, उसकी एक निश्चित शब्दावली होगी। जब तक हम निश्चित शब्दावली, और निश्चित शब्दावलियों में विधिक, प्रशासनिक, वाणिज्यिक, अगर हम इन 3 प्रकार के शब्दावलियों का प्रयोग अपने पत्रों में नहीं कर सकते, तो हमारा पत्र डिसमिस हो जाएगा, हमारा पत्र खारिज हो जाएगा, क्योंकि वह सरकारी पत्र के रूप में रहेगा ही नहीं। सरकारी पत्र की भाषा एक निश्चित अर्थ वाली भाषा होती है। इसमें अलंकार या मुहावरे, अलंकारिक साहित्यिक प्रयोग तो किया ही नहीं जाता। जब तक हम विधिक, प्रशासनिक, वाणिज्यिक शब्दावलियों को लेकर हम सरकारी महकमे में रहते हुए सरकारी प्रयोजन हेतु हम सरकारी प्रारूप पर उन शब्दों को नहीं टाँकेंगे, नहीं लिखेंगे, तब तक वह सरकारी पत्र के रूप में निश्चित तौर पर नहीं आ पाएगा और हमें हमारा नंबर नहीं मिल पाएगा। और जाहिर सी बात है कि परीक्षा में अगर अच्छा नंबर नहीं मिला तो आप रैंकर नहीं बन सकते। इसलिए आज हम लोग इस कक्षा के माध्यम से सरकारी पत्रों के रूप, सरकारी पत्रों के प्रारूपण और सरकारी पत्रों के उदाहरण पर बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि उन पत्रों में जो प्रयुक्त शब्दावलियाँ होती हैं, उन पर थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई भी सरकारी पत्र है, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को पत्र लिखता है, तो उसमें वरिष्ठ अधिकारी और कनिष्ठ नहीं होता, अधीनस्थ अधिकारी होता है। वरिष्ठ अपने अधीनस्थ को या पद से पद को लिखता है, तो उसमें भाषा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। भाषा और शैली ये दोनों तय करते हैं कि यह पत्र सरकारी है कि नहीं है, विधिक है कि नहीं है। अगर हम अपने विभाग में अन्य अधिकारियों को या अन्य कर्मचारियों को आदेशवत कोई बात
कहते हैं या पत्र जारी करते हैं तो उन्हें व्यक्तिगत न लेकर सरकारी उद्देश्य की भांति ही लेना चाहिए और उसमें व्यक्तिगत हित या व्यक्तिगत प्रभाव की कतई चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका ध्यान वरिष्ठ को भी करना है, इसका ध्यान अधीनस्थ को भी करना है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि एक शब्द है आदेश, एक शब्द है निर्देश और एक शब्द है निदेश। अब हम देखते हैं कि सरकारी पत्रों में सर्वाधिक निर्देश और निदेश का प्रयोग किया जाता है, आदेश का प्रयोग नहीं किया जाता। बहुधा लोग आदेश बोल देते हैं, लेकिन आदेश का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि आदेश, निर्देश और निदेश तीनों में अंतर है। राजे महाराजे आदेश दिया करते थे। जब लोकतंत्र नहीं था, जब हमारे देश में जमींदारी थी, सामंतवादी व्यवस्था थी, राजशाही व्यवस्था थी, तो प्रायः काम कराने के लिए जिसमें ना तो सुनना ही नहीं है, आदेश दिया जाता था। बाद में जब लोकतंत्र स्थापित हुआ तो लोकतंत्र में पत्रों और व्यवहार की भाषा में एक विनम्रता लाई गई, क्योंकि सब एक ही लोकतंत्र, एक ही झंडे और एक ही संविधान के नीचे काम करने वाले लोग थे। इसलिए अब हमारे यहाँ पत्रों में आदेश की जगह बोलचाल और व्यवहार में आदेश तो आता है, लेकिन लिखित रूप में प्रायः एक सक्षम अधिकारी और समझदार अधिकारी निदेश या निर्देश की बात करता है। अब निर्देश और निर्देश, निर्देश और निदेश दोनों में फ़र्क समझते हैं। जब हम किसी पत्र को टाइपिंग के लिए या टंकण के लिए देते हैं तो जो टंकक होता है, टाइप करने वाला, वो रेफ नहीं लगा पाता या लगाने में टाइम लगाता है, और निदेश लिखने में कोई टाइम नहीं लगता। तो समय बचाने के लिए अमूमन निर्देश की जगह निदेश का प्रयोग कर लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर सरकारी पत्रावली में, सरकारी कार्यालय पत्रावली में हमने देखा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन जब भी हम लोग पत्रावली में देखते हैं तो नई दिल्ली ऐसे लिखा जाता है। इसके पीछे भी वही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अब हम अगर टाइपिंग मशीन से एक एक बटन जब हम दबाते हैं तो नई लिखने के लिए एक बार 9 पे बटन दबाएंगे, एक बार य पर दबाएंगे, एक बार बड़ी की मात्रा पर, 3 बार बटन दबाना पड़ेगा। और अगर ये नई लिखना हो तो हमें एक बार 9 दबाना, एक बार बड़ी दबाना है, टाइप हो गया, एक बटन से बच गए। अगर दिन भर में 100 बार नई दिल्ली लिखना हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारा समय बच जाएगा इस प्रकार की नई दिल्ली लिखने से। तो सरकारी कार्यालय प्रयोग में समय और पेपर पर जो स्थान है, जगह, दोनों बचाने के लिए हम लोग इन सब चीज़ों पर बराबर ध्यान देते हैं कि कम से कम समय में, कम से कम जगह में हम अपनी बात कह जाएं, लिख जाएं और सरकार का समय भी बचे। इसलिए हमें निदेश का भी प्रयोग करना पड़ता है और नई दिल्ली का भी प्रयोग करना पड़ता है। बाकी किसी भी विषय में आप अगर नई दिल्ली में अगर नई ऐसे लिखेंगे तो व्याकरणिक दृष्टि से यह सही माना जाएगा, लेकिन कार्यालय प्रयोग की दृष्टि से ये नई सही माना जाएगा। इसी तरीके से एक शब्द है कार्रवाई और एक शब्द है कार्यवाही। हमारे यहाँ ये दोनों ही शब्द चलते हैं, दोनों ही शब्दों का प्रयोग होता है और दोनों ही शब्दों के अपने अलग अलग अर्थ हैं। इसको एक कतई न समझा जाए और न ही एक दूसरे को गलत समझा जाए। कार्यवाही और कार्रवाई, एक कार्यवाही का अर्थ होता है डूइंग प्रोसेस। जब हम किसी कार्य के क्रियात्मक अवस्था में होते हैं तो कार्यवाही होती है। जैसे अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम ने एक आवश्यक कार्यवाही की और उस कार्यवाही में अतिक्रमण का विरोध करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई करने का विधान लाया गया।
अब कार्यवाही, डूइंग प्रोसेस और कार्रवाई, ये पनिशमेंट के अर्थ में लिखा जाता है। इन दोनों के अंतर को समझना होगा। तीसरी बात ये कि एक शब्द आता है प्रावधान और प्राविधान। आप ध्यान रखेंगे कि विधान का मतलब होता है नियम, कानून, ला। प्रा उपसर्ग है, यानी कि विधिपूर्वक, विधान नियम पूर्वक। और यहाँ वधान का मतलब होता है वध करने की क्रिया। अब आप अपने पत्रों में विधान की बात करेंगे कि वधान की बात करेंगे? जाहिर सी बात है कि विधान की बात करेंगे। तो अमूमन जिस हम लोग प्रावधान प्रावधान चिल्लाते हैं, यह प्रावधान नहीं है बल्कि यह प्राविधान है, और इसी प्राविधान के माध्यम से हम अपनी बात कहेंगे। सरकारी पत्रों में इन सब शब्दावलियों का बहुत मतलब होता है, इसलिए इन शब्दावलियों का सही प्रयोग करना हमारे आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात ये कि ऐसे बहुत से शब्द हैं, जैसे एक शब्द है महोदय, भवदीय, या आज्ञा से, या भवनिष्ठ। इन सभी शब्दों को लिखने के बाद हमें इसके बाद कॉमा ज़रूर लगाना पड़ता है। इस बात की जानकारी हम सब लोगों को होनी चाहिए। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जैसे संलग्नक, यथोक्त, प्रतिलिपि, पृष्ठांकन। इन तमाम शब्दों का प्रयोग हमें अपने पत्रों में उचित स्थान पर करना चाहिए। अगर हम इन शब्दों का सही प्रयोग नहीं करते हैं या छोड़ देते हैं तो हमारा पत्र गलत माना जाएगा, प्रारूप के अनुकूल नहीं माना जाएगा, और अनुकूल न होने से हमें अंक नहीं मिलेंगे। इस बात पर बराबर ध्यान रखना है कि हमें पत्रों की तैयारी कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। आप जब हमारे साथ कक्षा में जुड़ेंगे तो सरकारी पत्र और सरकारी पत्रों के विभिन्न रूपों पर बात करेंगे, और अगली कक्षा में इसके बाद जो हम लोग पत्रों की कक्षा पर बात करेंगे, उस पत्र की कक्षा में सबसे पहला पत्र हम लेंगे सरकारी पत्र, और सरकारी पत्र के नियम, सरकारी पत्र की परिभाषा, सरकारी पत्र की विशेषताएं, सरकारी पत्र के महत्व, सरकारी पत्र का उदाहरण, सरकारी पत्र का प्रारूप, प्रारूप में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन पर हम लोग बात करेंगे। और पत्र लेखन में इतना सक्षम हो जाएंगे आप पत्र पढ़ने के बाद कि पत्र से एक भी अंक नहीं कटेगा आपका, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। बशर्ते उन पत्रों की बात करनी है जिन पत्रों का चलन इन दिनों चल रहा है। बाज़ार में हमने ढेर सारी किताबें देखी। हमारे पिछले बैच में 9 समीक्षा अधिकारी निकले हैं अपने बैच से, उसमें से 3 आपके लोक सेवा आयोग में हैं, बाकी सचिवालय में हैं। जब उनसे मैंने बाज़ार की किताबों के पत्रों पर चर्चा की तो उन लोगों ने बताया कि जो व्यवहार में पत्र चल रहे हैं उन पत्रों का प्रारूप तो इन किताबों में है ही नहीं। अब जब किताब में ही नहीं है, किताब ही पढ़ रहे हैं, पूरी की पूरी बाज़ार पत्रों की किताबों से, व्याकरण की किताबों से अटी पड़ी है। अब बाज़ार की किताब लेकर हम पढ़ेंगे, यहाँ तक कि व्याकरण की सबसे अच्छी किताब वासुदेव नंदन प्रसाद की है, उस किताब के अंत में भी पत्रों का जो प्रारूप है वो किसी ज़माने में चला करता था, आज वो रिलेवेंट नहीं है। तो मैंने अपने मित्रों के सहयोग से, जो सचिवालय में काम कर रहे हैं, जो लोक सेवा आयोग में काम कर रहे हैं, हमने प्रतिदर्श पत्र मंगवाया, सैंपल पेपर मंगवाया, और उन प्रतिदर्श पत्रों के आधार पर जो मैंने नोट्स तैयार किया है, उसी नोट्स से हम आपकी कक्षा लेंगे, कक्षा पढ़ाएंगे और आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। यही कारण है कि मेरे क्लास के मैक्सिमम छात्र पत्र में, निबंध में या तमाम अन्य जो विषय हैं उनमें पूरे के पूरे मार्क्स अर्जित करते हैं और रैंकर बनते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं रैंकर पढ़ाता हूँ। इसलिए अगर आप अच्छा नंबर पाना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं,
तो अभी मैंने जिन बातों की चर्चा की, जिन शब्दावलियों पर चर्चा की, उन पर सावधानीपूर्वक विचार करके उन गलतियों को दूर करेंगे और पत्र के सही प्रतिदर्श को, पत्र के सही प्रारूप को आप समझेंगे और लिखेंगे, तभी आपको पूरे के पूरे अंक प्राप्त होंगे। और जब पूरे अंक प्राप्त होंगे तो आप रैंकर होंगे। इसलिए मैं अगली कक्षा में सरकारी पत्र का पहला पत्र, सरकारी पत्र लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। परीक्षा में अच्छा नंबर पाएं। धन्यवाद।